रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन व शिक्षा का संबंध। आज हम इस विषय वस्तु पर विचार करने जा रहे हैं कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, कितने दूरी की यात्रा ये साथ साथ तय करते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर यह इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि दर्शन शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव डालता है और शिक्षा दर्शन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि दर्शन और शिक्षा हैं क्या। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा जीवन की पवित्र आवश्यकताओं की ओर निर्दिष्ट करने वाला प्रमुख कारक दर्शन है। यह सिद्धांत है तो शिक्षा इसका व्यावहारिक पक्ष। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि दर्शन जो है वो सिद्धांत है और शिक्षा इसका व्यावहारिक पक्ष है। इसीलिए जेंटाइल महोदय ने कहा कि द बिलीफ दैट मैन मे कंटिन्यू टू एजुकेट विदाउट कंसर्निंग देमसेल्व्स विद फिलॉसफी मीन्स ए फेल्योर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट गो ऑन राइट लाइन्स विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफी। यानी बहुत साफ सही शब्दों में कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट गो ऑन राइट लाइन्स विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफीज। अर्थात जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बगैर कोई प्रक्रिया आम रीति से चल सकती है, शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। जेंटाइल महोदय का सीधा सीधा मानना है कि अगर दर्शन की सहायता नहीं ली जाएगी तो शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं होगी। और इसीलिए इनके समर्थन में बटलर महोदय आते हैं। वो कहते हैं कि फिलॉसफी इज ए गाइड टू एजुकेशनल प्रैक्टिस। एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यील्ड्स सर्टेन डाटा फॉर फिलॉसफिकल जजमेंट। अर्थात दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दार्शनिक निर्णय लेने के लिए निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है। जिस तरह से टॉर्च बियरर होता है ना, उसकी रोशनी में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से दर्शन जो है वो शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है और इस आधार के आधार पर ही सारा महल बनता है। सारी रिसर्च, सारी शोध इससे दिशा पाती है। वस्तुतः दर्शन व शिक्षा एक विशिष्ट सम्मिश्रण है। इसीलिए जितने दार्शनिक हुए हैं सभी शिक्षा शास्त्री भी रहे। बुद्ध, अरस्तु, शंकराचार्य, गांधी, विवेकानंद सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये एक दूसरे से कितने अच्छे घालमेल रखते हैं। आइए अब हम विचार करते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या है। इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य असल में बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे उद्देश्य है, अंग हैं, इसके अध्यापक है, विद्यार्थी है, अनुशासन है। तो सब पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है वह हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिया है दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन। दर्शन का तत्वमीमांसीय आधार मानव के उद्देश्य अर्थात शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करता है। दर्शन के पथ प्रदर्शन के आलोक में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से कि अलग अलग वाद, मान लीजिए आदर्शवाद है तो जो उसका उद्देश्य है वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रकृतिवाद का, प्रयोजनवाद का, अस्तित्ववाद का, कोई सा भी वाद हो, उसका जो है उद्देश्य वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा। इसीलिए जॉन डीवी ने कहा कि फिलॉसफी इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द एंड्स ऑफ एजुकेशन। दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है कि शिक्षा के कौन से लक्ष्य होंगे, यह दर्शन ही निर्धारित करता है। अब हम विचार करते हैं कि इसकी पाठ्यचर्या से क्या संबंध है। दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। फिलॉसफी एंड करिकुलम। दर्शन के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि किस काल में क्या विषय वस्तु पढ़ानी आवश्यक है और क्या त्याज्य है। पाठ्यक्रम स्थायी नहीं है, यह काल
दशा, आवश्यकता के अनुसार दर्शन निर्धारित करता है। अलग अलग समय में अलग अलग विषय वस्तु जो है पढ़ाई जाती है। जिस विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसके अध्ययन कराने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दर्शन ये तय कर देता है कि इस समय यह विषय वस्तु दी जानी चाहिए। इसीलिए रस्क महोदय ने कहा कि नो वेयर देयर इज डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी मोर मार्क्ड देन इन द क्वेश्चन ऑफ करिकुलम। शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है उतनी अन्य किसी शैक्षिक समस्या के संबंध में नहीं। कितने साफ शब्दों में और सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा इसी पर डिपेंड करती है। और पाठ्यक्रम तो बिना इसके बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि समाज के जिस तरह के उद्देश्य होते हैं उस तरह का पाठ्यक्रम तय होता है और उस पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप दे करके यह शिक्षा को देती है और शिक्षा इसको कार्य रूप में परिणित करती है। अब हम विचार करते हैं दर्शन व शिक्षण विधियाँ, फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हों, इस पर जो है आइए विचार करते हैं। ये यानी कि जो दार्शनिक हैं तो वो किसी एक शिक्षण विधि के भक्त नहीं थे, बल्कि दार्शनिक अंतर्दृष्टि द्वारा स्वीकारा साधन मात्र था। यानी अंतर्दृष्टि, सूझ उसकी क्या कह रही है कि किस समय कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाए जिससे अधिक से अधिक अधिगम हो सके। इसीलिए R.W. सेलर्स ने कहा कि फिलॉसफी इज ए परसिस्टेंट अटेम्प्ट टू गेन इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ आवरसेल्व्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टेमेटिक रिफ्लेक्शन। दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह के अनुभव की आवश्यकता होती है। रीडर के लिए इतना अनुभव चाहिए, प्रोफेसर के लिए इतना अनुभव चाहिए, प्राचार्य के लिए इतना अनुभव चाहिए। उसके पीछे कॉज क्या है कि वो उस क्षेत्र में परफेक्शन हासिल करते जाते हैं और इस तरह से जो अंतर्दृष्टि, जो उनकी सूझ कहती है, उस शिक्षण विधि का भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो अलग अलग दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग तरह की विधियों का इस्तेमाल किया है और कई लोगों ने इसका सम्मिश्रण का इस्तेमाल किया है। इसीलिए विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का समर्थन किया। किस दार्शनिक ने कौन सी विधि अपनाई है आइए देखते हैं। सुकरात महोदय वार्तालाप व प्रश्नोत्तर विधि, ये प्रश्नोत्तर विधि पर बहुत अधिक जोर देते थे और लोग प्रश्न पूछते थे, ये उत्तर देते रहते थे और बातचीत से ही ये समस्या का समाधान कर देते थे। रूसो महोदय स्व अनुभव व स्वक्रिया द्वारा सीखना, ये प्रकृतिवादी थे और इन्हें स्व अनुभव और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देकर सीखना जो है अच्छा लगता था। बेकन महोदय ये प्रयोग और निरीक्षण विधि पर बहुत ध्यान देते थे। हर्बर्ट ने तो पूरे प्लान को बनाने के लिए, पूरे लेसन को देने के लिए पंचपदी प्रणाली का विकास किया और इसी पर इन्होंने ध्यान दिया। मॉन्टेसरी महोदय ये इंद्रिय प्रशिक्षण, क्योंकि छोटे बच्चों से संबंध था और इसलिए इंद्रिय प्रशिक्षण जितनी मजबूती होगी उतना अच्छा अधिगम होगा। फ्रोबल महोदय ये भी बच्चों के लिए खेल विधि का समर्थन करते थे और इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों ने प्रश्नोत्तर व वाद विवाद पद्धति, प्रकृतिवादियों ने इंद्रियों द्वारा सीखने, प्रयोजनवादियों ने इकाई व प्रोजेक्ट विधि तथा यथार्थवादियों ने निरीक्षण व स्व अनुभव पद्धति का समर्थन दिया। आइए अब विचार करते हैं दर्शन व अनुशासन पर, यानी फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। अनुशासन प्रत्यक्षतः दर्शन से प्रभावित होता है। जैसे प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों द्वारा स्वतंत्रता को स्वीकारते हैं, आदर्शवादी अध्यापक के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता से अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं, प्रयोजनवादी सामाजिक और सहयोगी क्रिया द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। यानी जिस तरह का दर्शन है उसी तरह का अनुशासन है और ये दर्शन के साथ चेंज हो रहा है। तो रस्क महोदय ने क्या कहा कि डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफिकल प्रीपोजिशंस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एज मोर डायरेक्टली देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ स्कूल वर्क। विद्यालय कार्य के अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अनुशासन किसी व्यक्ति या युग की पूर्व धारणाओं को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है। आप देखिए कि ये अनुशासन कैसा हो, दमनात्मक हो या स्व अनुशासन हो, ये उस काल विशेष पर भी डिपेंड करता है और किस तरह की उस समय की पूर्व धारणा है उस तरह का अनुशासन रखा जाता है। इसीलिए जब आपने
मुस्लिम शिक्षा में देखा कि वहाँ पर दमनात्मक अनुशासन की व्यवस्था थी, प्रकृतिवादी स्वतंत्रता देना चाहते थे, तो यह अनुशासन भी उसी आधार पर तय हो जाता है। आइए अब विचार करते हैं कि पाठ्य पुस्तकें किस तरह की हों। दर्शन और पाठ्य पुस्तकें, फिलॉसफी एंड टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकें दर्शन से प्रभावित होकर मानदंडों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। वे बताती हैं कि शिक्षक क्या जाने और विद्यार्थी क्या सीखे। असल में पुस्तक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी वजह से पुस्तक यह तय करती है किसी काल विशेष की कि क्या चीज़ अध्यापकों द्वारा सीखी जानी है, किस चीज़ का प्रसार किया जाना है। लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक भावना का प्रसार होना आवश्यक है, तो सारी की सारी व्यवस्था इस तरह से लिखी जाएगी जिससे कि उसका विकास हो सके। और इसी तरह से विद्यार्थी को क्या सीखना है, किस तरह से सीखना है, यह सब भी जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से तय हो जाता है। वेस्ले महोदय के शब्दों में, पाठ्य पुस्तक मानदंडों को प्रतिबिंबित एवं स्थापित करती है। यह अधिकतर इस बात का संकेत देती है कि शिक्षक को क्या जानना चाहिए और बालकों को क्या सीखना चाहिए। यह शिक्षण विधियों को प्रभावित करती है तथा विद्वता के बढ़ते हुए मानदंडों को प्रकट करती है। आइए अब विचार करते हैं कि अध्यापक किस तरह को हो। दर्शन और शिक्षक, फिलॉसफी एंड टीचर। क्षेत्र, समाज, राष्ट्र के अनुरूप शिक्षक का जीवन दर्शन उसके व्यक्तित्व को गढ़ता है और विद्यार्थियों को दिशा देता है। डॉक्टर के.एल. श्रीमाली के शब्दों में, "Thus not merely must the teacher have a philosophy of education, he must come prepared to develop among his students a philosophy of life." इस प्रकार शिक्षक का कोई शिक्षा दर्शन अवश्यमेव होना चाहिए। केवल यही नहीं, शिक्षक को छात्रों में जीवन दर्शन का विकास करने के लिए तैयार होकर इस व्यवसाय में प्रवेश करना चाहिए। असल में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना जीवन दर्शन ही अगर विकसित नहीं होगा तो हम किस तरह के लोग बनाना चाह रहे हैं, ये कैसे तय करेंगे। इसलिए समय के हिसाब से, काल के हिसाब से शिक्षा दर्शन नियत कर लेना चाहिए और वही प्रक्षेपित करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उसी तरह के तैयार हो सकें। और विद्यार्थी आगे आने वाले समय के देश के भविष्य होते हैं, इसलिए जीवन दर्शन से जोड़ना परम आवश्यक है। अब तक हमने देखा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव था। आइए अब देखते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन के निर्माण का आधार, यानी शिक्षा जो है वह ही दर्शन के निर्माण का आधार है। शिक्षा के आधार पर ही हमारी भाषा पर पकड़ होती है। इसी के द्वारा हम विचार, मंथन, अवलोकन, मनन सीखते हैं। इसी से अंतर्दृष्टि विकसित होती है। अतः शिक्षा को दर्शन के निर्माण का आधार कहना युक्तिसंगत है। इसीलिए जी.ई. पैट्रिज ने कहा, "In a very deep sense, it is quite as reasonable to say that philosophy is based upon education as education is based upon philosophy." अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। यानी कि शिक्षा जो है वह दर्शन पर आधारित है। ये एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं, इस तरह गुत्थम गुत्था हैं कि एक दूसरे पर इनकी निर्भरता है। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षा दर्शन को प्राणवायु देने वाला कारक। शिक्षा ही वह कारक है जिससे कि दर्शन को प्राणवायु मिलती है, वरना ये किस तरह से अस्तित्व में आएगा, किस तरह से प्रयोग में आएगा, किस तरह से व्यवहार में आएगा। बिना शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमें अक्षर बोध ही नहीं होगा, शब्द बोध नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे कि किसी चीज़ को हम समझ कैसे पाएंगे। इसीलिए कहा कि बिना शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा सृष्टि सृष्टा, जड़ चेतन, जन्म मरण की दार्शनिक व्याख्या के अधिगम का आधार बनती है। इसीलिए जॉन डीवी ने कहा, "इट इज अल्टीमेटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ फिलॉसफी, फॉर इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड." यह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि
एजुकेशन दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए शिक्षा ही वह आधार है, शिक्षा ही वह प्राणवायु है, शिक्षा ही वह कारक है जो दर्शन के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए इसकी परम आवश्यकता को महसूस किया गया। शिक्षा द्वारा दर्शन के निर्धारित मार्ग का अनुसरण। शिक्षा द्वारा दर्शन के निर्धारित मार्ग का अनुसरण मतलब दर्शन जो मार्ग का कह रहा है किस पे चलना है, वह हम किसके द्वारा अचीव कर सकते हैं, उसके लिए भी जो महत्वपूर्ण साधन बनता है वह शिक्षा ही है। इसीलिए डीवी ने कहा कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ, द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ, अर्थात शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। यह दार्शनिक विकास का सक्रिय पक्ष है और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके मार्ग का अनुसरण शिक्षा के द्वारा किया जाता है, इससे दर्शन का अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा ही वह कारक है जो दर्शन को प्रवाह में बनाए रखता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा ही दार्शनिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, यही इसका गतिशील पक्ष है। इससे गति मिलती है, जीवन मिलता है, प्राणवायु मिलता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए और निरंतर आवश्यकता है कि यह गतिशील बना रहे, इसी तरह से जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उनकी गतिशीलता बनाए रखने का कार्य शिक्षा के माध्यम से संपन्न होता है। अब हम विचार करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि जो नई समस्याएं हैं वो शिक्षा के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं दर्शन तक, और दर्शन उसके लिए रास्ता तैयार करता है, क्योंकि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु कि नवीन समस्याओं का परिचायक शिक्षा। समस्या मानव की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है और शिक्षा ही दर्शन को इसका साक्षात्कार कराती है। इसीलिए के.एल. सीमाली ने कहा कि द टास्क ऑफ एजुकेशनिस्ट इज टू रिकंस्ट्रक्ट द कंट्रीज फिलॉसफी एंड रीडिफाइन वैल्यूज सो दैट दे मे इंटरप्ट आवर चेंजिंग लाइफ एंड थॉट। बदलने के साथ बदलना, समय के साथ बदलना, समय के साथ कदम ताल करना, यह सारा वही आशय है। शिक्षा शास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनः रचना करना और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना है, जिससे कि वे मूल्य हमारे परिवर्तनशील जीवन एवं विचार का स्पष्टीकरण कर सकें। जिस तरह से व्यक्ति बदल रहा है, जिस तरह से उसके मूल्य बदल रहे हैं, जिस तरह से आवश्यकताएं बदल रही हैं, जिस तरह से क्षमताएं बदल रही हैं, उस बदलते हुए परिवेश के साथ तारतम्य बैठाना, यह कार्य है दर्शन का और इससे परिचय कराना कार्य है शिक्षा का। इसलिए कहा कि ये नवीन समस्याओं का परिचायक है शिक्षा। उक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री, चाहे भारतीय हों या पाश्चात्य, शिक्षा दर्शन की समस्याओं पर मंथन करते दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए डीवी ने कहा, फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेज। दर्शन शिक्षा का अत्यंत सामान्य सिद्धांत ही है। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया कि दर्शन शिक्षा का अत्यंत सामान्य सिद्धांत ही है और कुछ अलग नहीं है। इसको लेकर के लोग बहुत अधिक व्यथित रहते हैं कि ये बहुत टिपिकल चीज़ है दर्शन। ऐसा कुछ नहीं है, यह उसका सामान्य सिद्धांत ही है। कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक सकता। इसीलिए जॉन डीवी ने स्पष्टतः कहा, द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट ए पुअर रिलेशन ऑफ जनरल फिलॉसफी, though it is so treated even by philosophers. It is ultimately the most significant phase of philosophy, for it is through the process of education that knowledge is obtained. बहुत ही सुंदर परिभाषा। शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का दीन संबंधी नहीं है। यद्यपि दार्शनिकों ने भी अभी तक यही माना है, अंततः यह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी दर्शन है, वह शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और शिक्षा और दर्शन एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हैं, इतने मिले हुए हैं कि इन्हें अलग करने पर एक दूसरे का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए जे.एस. रॉस महोदय ने अपने तत्संबंधी विचार का प्रकटन सुंदर ढंग से इस तरह से किया है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ सेम थिंग। यानी एक ही चीज़ के विभिन्न पक्षों का किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, यह इससे हम समझ सकते हैं। इन्होंने जो कहा उसका हिंदी आशय है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान एक वस्तु के भिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। यानी सारे के सारे पक्षों का बोध कराने में तभी हम सक्षम हो पाते हैं जबकि हम शिक्षा और दर्शन दोनों का सहारा लेते हैं। इसमें हमने इन परिभाषाओं को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इस वजह से दिया है कि जो विद्यार्थी चाहें वो उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और शिक्षा दर्शन पर अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स।